हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। हर हर महादेव। तो हम लोग पॉलिटी के 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि आपकी वैकेंसी आने वाली है आरओ एआरओ, इसके साथ में पीएस एपीएस कंप्यूटर असिस्टेंट। तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक है मेजर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अभी तक जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर नाउ रिजर्व फॉर विमेन इन। तो जो विमेन के लिए 1/3 सीट का जो रिजर्वेशन है वो किस में अवेलेबल है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अब ये जो है आर्टिकल 243D है, जिसमें विमेन के लिए 1/3 जो है टोटल सीट्स की 1/3 जो है वो विमेन के लिए रिज़र्व हैं। ये आपको याद रखना है। तो 1/3 रिजर्वेशन तो देना ही देना है हर स्टेट को, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टेट में ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 50% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 होता है, ऐसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल 148 है। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर। तो ये हमने शायद कल वाले लेक्चर में भी देखा था कि इमरजेंसी जो है वो कई टाइप की होती है, मतलब 3 टाइप की होती है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड इसके साथ में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो जो आर्टिकल 352 है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 है। देन जो आर्टिकल 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। ये तीनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे यही दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व दी लोकसभा। किस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं? आर्टिकल 85। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है? तो वो है आर्टिकल 63। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। और इसमें क्या लिखा गया है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और संविधान में उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ में संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11। ये किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से। इसके साथ में आर्टिकल 1 to 4 जो है ये आपको पता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। और आर्टिकल 5 to 11 ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। फिर इसके साथ में फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल से कौन सा रिलेटेड है? आर्टिकल 110। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके अंडर में मनी बिल जो है वो पास होता है। और मनी बिल के लिए क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 109 के अंतर्गत दिया गया है। इसके साथ धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में ही मनी बिल जो है वो पास हो सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा द्वारा मतलब 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा को इसमें स्वीकृति प्रदान करनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपके रिलेटेड है डीपीएसपी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ये पार्ट 4 है डीपीएसपी।
और आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। और DPSP को हमने किस कंट्री से लिया है, तो हमने आयरलैंड से लिया है। और DPSP को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, मतलब कोई भी जो गवर्नेंस है कंट्री का, इंडियन गवर्नेंस जो है, उसमें फंडामेंटल्स जो होते हैं वो DPSP होते हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस भी कहा गया है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा गया है। इसके आगे देख लेते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि UPSC से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 315 ये आपको याद रखना है, ये UPSC से रिलेटेड है। और UPSC के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। UPSC के जो चेयरमैन होते हैं और साथ में जो UPSC के मेंबर्स होते हैं, और उनका जो टर्म होता है वो होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, या तो वो 6 साल के होंगे, वो 6 साल तक उनका कार्यकाल पूरा हो चुका होगा तो वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर वो 65 ईयर्स के एज में हो जाएंगे तब वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ये हमें पता चलता है आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसके अंडर में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जा सकता है बाय द सिंपल मेजॉरिटी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए बोला जा रहा है इट इज़ नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। अब आर्टिकल 368 जो है वो पार्ट 20 में आता है, तो टोटल आपके जो पार्ट्स हैं उनमें ये आर्टिकल 368 पार्ट 20 में आता है। फिर इसके बाद में टोटल 22 पार्ट्स हैं, ये भी आपको पता है। फिर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस दैट देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आर्टिकल 76 ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आर्टिकल 148 होता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड होता है, और आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। और अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये जब तक अपने ऑफिस मतलब अपना ऑफिस संभालेंगे तो ये ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये अपना ऑफिस संभालेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट इनको जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये पूछा भी जा सकता है, तो आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर फॉर द इशूइंग रिट्स टू एवरी हाई कोर्ट, ठीक है। तो जैसे हम रिट के बारे में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है रिट इशू करने की, और हाई कोर्ट के पास में जो पावर होती है वो किस आर्टिकल के अंडर में होती है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने के लिए। और रिट्स कौन कौन सी होती हैं तो आपको पता ही है, हेवियस कॉर्पस है, मेंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सेटियोररी है, क्यो वारंटो है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिट्स हैं, आपको सारी याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद। तो आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू कश्मीर को, जो कि अब आर्टिकल 370 जो है वो रिपील हो चुका है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इन दोनों को ही हटा दिया गया है, तो अब ये नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ कंटेन्ड इन आर्टिकल। तो किस आर्टिकल में अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो ये मौजूद है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 के अंडर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है और राष्ट्रपति के अनुमति के पश्चात विधेयक अधिनियम के रूप में पारित हो जाता है और संविधान का भाग हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल। तो आपको पता है कि प्रेम्बल में जो कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे वो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किए गए थे, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड जो थे वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो था उसके थ्रू ऐड किए गए थे। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म है ये बाद में ऐड किया गया था, मैंने बताया सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, बाकी के जो थे वो पहले भी थे। और इसके साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946, तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था।
जवाहरलाल नेहरू ने, और साथ में 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज़ इज़ नॉट एम्बॉडीड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी लिबर्टी है जो कि प्रोवाइडेड नहीं है? तो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। लिबर्टी ऑफ फेथ भी होता है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी होता है, लिबर्टी ऑफ फेथ भी होता है। तो ये 5 इस तरीके से लिबर्टी होती हैं, आपको सारे याद रखने हैं। तो नेक्स्ट है, दिस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में क्या है, इंडिया में क्या है, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही विश्वास रख सकते हो, यानी कि आप अगर हिंदू हो तो आप हिंदू धर्म को विश्वास रख सकते हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम को, मतलब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पक्ष निरपेक्षता, यानी कि सेकुलरिज्म। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में ही बिलीव कर सकते हो, आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन, सिख हो तो सिख, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो आप उसको मान सकते हो। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आइडियल्स इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो हमने लिया है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस जो है ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। फिर इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, इट मीन्स, इससे क्या पता चलता है, इंडिया रिपब्लिक, इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, स्टेट यानी का मतलब, स्टेट का मतलब स्टेट से नहीं है, मतलब राज्य से नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे लोगों से है, स्टेट का मतलब यहाँ पे मतलब पीपल से है, इन विच सुप्रीम पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो पावर होती है वो लोगों के पास में होती है, दैट इज़ इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो कितने साल पहले से अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर करना है। ठीक है, तो आप कितने सालों तक जो है इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, मतलब कितने सालों तक आप इंडिया में रहे होने चाहिए, तो आप एटलीस्ट 7 सालों तक रहे होने चाहिए, तब आप इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि जन्म से प्राप्त नागरिकता, वंश परंपरा से प्राप्त नागरिकता, पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, देशीयकरण से प्राप्त नागरिकता, या फिर भूमि अर्जन द्वारा प्राप्त नागरिकता। ये सारे आपको याद रखने हैं। सिटीजनशिप जो है पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक ये आता है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अगर वो सिटीजनशिप मतलब नागरिकता अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसको एटलीस्ट 7 वर्ष तक भारत में निवास करने की शर्त पूरी करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अलाउज ड्यूअल सिटीजनशिप। तो ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ पे देखने को मिलता है, इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये आपको अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेंटर की सिटीजनशिप अलग होती है और स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप केरला में चले जाओ, चाहे फिर आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, आपकी जो सिटीजनशिप होगी वो एक ही होगी। ठीक है, बट अमेरिका में क्या होता है, जो सेंटर की सिटीजनशिप होती है वो अलग होती है और स्टेट की अलग होती है, इसलिए वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। फिर आगे देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। Any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. This particular right comes under which fundamental right? ठीक है, तो मतलब कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है या कल्चर है उसको कंजर्व करने का एक जो राइट है वो किस राइट में दिया गया है, तो वो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट में दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 29 जो है वो इससे रिलेटेड है और आर्टिकल 30 जो है वो एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है। तो 29 और 30 दोनों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लिबर्टी भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, ठीक है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। इस तरीके से कई सारे हैं। तो इसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये नहीं आएगा, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था और इसको जो है रिपील कर दिया गया है और इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 300A के थ्रू इसको जो है एक लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, बट अब टोटल 6 ही हैं और ये 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू किया गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है और टोटल आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इसके साथ में राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस तरीके से कई सारे आर्टिकल्स इसमें आपके आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। तो नेक्स्ट है हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टोटल 6 हैं, आपको याद रखने हैं। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम। फिर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। फिर धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वो आर्टिकल 29 एंड 30 है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो आर्टिकल 32 है। तो 44th अमेंडमेंट जो 1978 का था ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हटा दिया गया था और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A के थ्रू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 वर्क इन फैक्ट्रीज विच फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड फॉर प्रोवाइडिंग वर्क टू दीज चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें जो है आर्टिकल 23 और 24 दो राइट आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 23 जो है वो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के अगेंस्ट होता है और आर्टिकल 24 वो विशेष रूप से बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट होता है फैक्ट्री वगैरह में उसके अपोज में होता है। ये आपको दोनों ही आर्टिकल्स अच्छे से याद रखने हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटीड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इन्फोर्सेबल हैं। अगर किसी का राइट वायलेट होता है तो वो कोर्ट जा सकता है, रिट इशू करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस वजह से ये इन्फोर्सेबल है और गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहीं पे आप देखें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो नॉन इन्फोर्सेबल होती हैं। DPSP नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, 11 हैं। पहले 10 थी और 11th जो ऐड की गई थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ऐड की गई थी। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल 51A में आती है, ठीक है। और ये जो ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जो ऐड की गई थी, 11th वाली जो ऐड की गई थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 10 ऐड की गई थी पहले वाली, वो की गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। और स्वर्ण सिंह कमेटी, इस कमेटी को भी आपको याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इसके अंडर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो आई थी। फिर नेक्स्ट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ अ प्रोविजन मेड इन द। तो ये वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड अंडर, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पार्ट 4 में आती हैं पार्ट 4A में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4 आपका DPSP है और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, स्वर्ण सिंह कमेटी का भी नाम आपको याद रखना है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो 1976 में ऐड हुई थी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी ये है। टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व अवर रिच हेरिटेज ये भी है। टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया ये सारे हैं। बट फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो फंडामेंटल उसको प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है।
ठीक है। तो इसके आगे से DPSP से जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा, और इसी तरीके से रेगुलरली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।